हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ्स। इसमें क्या है, हम छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बताएंगे जो बच्चे को बड़ी टफ लगने लग जाती हैं, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और ना ही वो कुछ करने को, ना ही रुचि पैदा होती उसे पढ़ने के लिए। और मैथ को है ना एकदम बहुत टफ मानने लग जाता है कि कितनी कठिन चीज़ दे दी, भाई ये नहीं होगा। और ज़्यादातर मैंने देखा भी है कि ज़्यादातर स्टूडेंटों को यही परेशानी रहती है कि वो मैथ से ज़्यादा घबराते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैथ को समय न देना। ठीक है ना, टाइम प्रॉब्लम जिसे कहेंगे, टाइम प्रॉब्लम यानी समय की समस्या। अगर हम किसी भी चीज को समय नहीं देते, अब वो चाहे हिंदी है, चाहे मैथ है, चाहे साइंस है, चाहे सोशल साइंस है, कुछ भी है, सबसे मेन बात है कि हमें समय देना जरूरी है किसी भी चीज को। लेकिन मैथ है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मांगता है, क्योंकि वो हाथों से करना पड़ता है ना, सोच के करना पड़ता है। ये नहीं कहीं से लिखा और उतार दिया एकदम से, होमवर्क हमारा कंप्लीट हो गया। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। और मेहनत, थोड़ी सी मेहनत करोगे या थोड़ा सा रुचि रखोगे इसमें, थोड़ा इंटरेस्ट आया आपका, और मैथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। और फिर मैथ से अच्छी कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए हो नहीं सकती। बस जरूरत है हमें थोड़ा सा समय देने की है और उसके लॉजिक क्लियर करने की है। या तो बेसिकली मैंने देखा है कि ज्यादातर जैसे ही आए टॉपिक लिया और क्लियर करवा दिया। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है किसी भी टॉपिक के लॉजिक को क्लियर करवाने की, उसका जो बेस है वो क्लियर करवाने की। ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं पहुंच तो जाते हैं, वो मैथ में मार्क्स भी ले ही आते हैं, लेकिन उनका बेस है ना जो बिल्कुल ही डामाडोल रहता है, बिल्कुल क्लियर ही नहीं होता उनका एकदम से। अगर हमारा बेस अगर क्लियर है तो हमें आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं कोई समस्या नहीं आती। तो हमें बेस क्लियर करना चाहिए। अब लोगों को लगती है बड़ी छोटी सी चीज बताऊंगा, छोटी चीजें हैं लेकिन वही एक बेस है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं। जितनी बूंद टपकाओगे यहाँ से, ये वाली, ये घड़ा अपना बनेगा, बन जाएगा, धीरे 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 करके बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैथ को सॉल्व करते समय सबसे पहले हमें बेसिक चीज आनी चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए क्या आनी चाहिए, बेसिक चीज। अब देखो छोटी सी बात होगी यहाँ पे। सबसे पहले अब मैथ की जहां से शुरुआत करते हैं तो काउंटिंग से शुरुआत होती है, जैसे 1 to 100। अब कहोगे कि हमें तो आती होंगी, भाई सबको ही आती है ये। लेकिन आजकल के मैंने बच्चों में ये चीज देखी है ज्यादातर कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। किस लिए? इंग्लिश मीडियम से। जब वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उन्हें ये परेशानी आने लग जाती है। अब वो कहते हैं भैया क्या करेंगे हम, उनकी समस्या है जी, उन्होंने पढ़ा है 1 to 100, 1 to 3 ये। अब क्या है, एक सबसे बड़ी एक और दिक्कत आ जाती है हमारे यहाँ पे कि हमारे यहाँ परिवारों में बोली जाती है हिंदी, सब लोग हिंदी में बात करते हैं ज्यादातर, और ऊपर से बच्चे को एडमिशन दिलवा देते हैं इंग्लिश मीडियम में। वहां पे क्या है कि बच्चा एकदम से कंफ्यूजन पैदा कर देता है, पढ़ाई एकदम से कंफ्यूजन पैदा कर देती है उसके लिए। क्योंकि बच्चा बोलचाल की जो भाषा है, बिना सोचे समझे बोल रहा है, बात कर रहा है, सारी चीजें वो हिंदी में कर रहा है, पढ़ने वो इंग्लिश में जाता है, तो वहां पे उसे समस्या आ जाती है। अब वो क्या करता है कि सबसे पहले तो हिंदी में उसी चीज को समझने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद वो ट्रांसलेट करता है उसे, उसके बाद उसे समझने की देते हैं। तो फिर जब उसके बाद समझेगा तो दुगना तिगुना दिमाग तो वैसे ही लगाना पड़ेगा हमें। तो अगर कोई चाहे इंग्लिश मीडियम से है चाहे कोई हिंदी मीडियम से है, उससे कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता। बस हमें चीजें आनी चाहिए। अगर हम कोई से मीडियम से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो पढ़ाई है तो, लेकिन हमें आनी चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें अगर कोई हिंदी में क्वेश्चन आया था तो वहां परेशानी हो जाती है कि हमने हिंदी में बोलेंगे 1 से 100 तक की गिनती, यहाँ बोलेंगे 1 to 100 काउंटिंग। तो वहां बहुत बच्चों को मैंने आजकल देखा है कि अगर उनसे ये पूछ लो ना कि ये कितने हैं, तो ये देख के तो बोल देंगे कि ये 32 है। अगर हमने बोल दिया कि भैया ये 32 लिखना जरा, होगी 32 क्या होता है, नहीं लिख पाएंगे। अब उन्हें अगर हम ये बोले कि भैया लिखो 32,
अब वो तुरंत लिख देंगे भैया 32। तो देखो ये और ये वाला कॉम्बिनेशन है जो इंग्लिश और हिंदी का, ये कॉम्बिनेशन क्लियर होना चाहिए, खास तौर से उन बच्चों के लिए कि जो पढ़ते इंग्लिश मीडियम में और परिवार उनके हिंदी मीडियम से है। यानी बातचीत चर्चा सारी चीजें डिस्कस हम करते हैं हिंदी मीडियम की, और पढ़ते वक्त हम करते हैं 2-4 घंटे इंग्लिश मीडियम की, तो वहां पे दिक्कतें आती हैं। तो हमें दोनों चीज शुरू से सीखनी चाहिए, ठीक है, और जोर देना चाहिए। और स्कूलों को भी ये जोर दिलवाना नहीं चाहिए कि कम से कम हिंदी को थोड़ा थोड़ा तो महत्व रहना चाहिए, कि कम से कम कोई बोलचाल की भाषा या कुछ कुछ एटलीस्ट समझ में तो आए। बहुतों को समझ में ही नहीं आता, यही सारी प्रॉब्लम रहती है। तो हमें मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा हमें दोनों चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है चाहे वो हिंदी मीडियम है। अब सबसे पहले आती है काउंटिंग या कहो गिनती, ये सब पे आती है। इसी में से हमारा मैथ हमारा यहीं से शुरू होता है जी। जहां काउंटिंग अगर नंबर्स आने शुरू हुए 1 0 2 3 4 जितने भी आने शुरू होंगे, वो हमारे मैथ का बेसिक्स वहीं से शुरू होता है। जैसे इंग्लिश का शुरू होता है ना ABCD से, वैसे मैथ का शुरू होता है 1 2 3 से, ठीक है। तो इसके लिए अब ये तो सब पे लगभग आते ही होंगे काउंटिंग, लेकिन मैं जोर देने वाली बात है, एक तो दोनों में आने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आजकल हम टेबल्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। टेबल्स क्या होते हैं? पहाड़े, हिंदी में बोलते हैं ना पहाड़े, और इंग्लिश में बोलते हैं टेबल्स, ठीक है। अब उन टेबलों के लिए क्या होता है कि ये हमें ज्यादातर याद नहीं रहते, और याद न रहने की एक और वजह होती है कि हम उसे ढंग से पढ़ नहीं पाते। अगर हम जब तक टेबल को नहीं पढ़ेंगे ढंग से और नहीं याद करेंगे तो हमारा मैथ ठीक नहीं जाएगा। इसके मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या नुकसान होते हैं न आने पे, और आने पे क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले फायदे जान लेते हैं। फायदे ये हैं कि अगर हम टेबल्स अगर हमें आते हैं, तो टेबल्स अगर हमें आते हैं सही से, तो एक ही टेबल से, देखो मैं एक टेबल लिख रहा हूं छोटा सा, बहुत छोटा सा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ठीक है। अब जैसे मैंने ये टेबल लिखा 2 का, ठीक है, 2 का पहाड़ा। अब यहां मैंने लिखा, इसमें देखो क्या इसका मतलब महत्व है, क्या हमें सीखना चाहिए क्या नहीं समझना। इससे देखो 2 में अगर हमने 2 जोड़ दिए, 2 और 2 ये हुए 4, तो देखो इससे एडिशन आ गया हमें। अगर हमने 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया, ठीक है। तो हमारा एडिशन भी सीख गए हम यहां से, और मल्टीप्लाई भी करना सीख गए, ठीक है। अभी यहां से तुम 2 से 3 के लिए ले लो, 2 से 3 के लिए लोग हैं, तो ये कितनी बार है? अब मान लो ये 2 और 4, ऊपर से अगर जोड़ेंगे 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 हो गया, और ये तीसरे टर्म पे आ रहा है तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। देखो यहां भी एडिशन और यहां मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम यहां से थोड़ा सा भी सीखने की कोशिश करेंगे तो हमारे ये कैलकुलेशंस बड़ी मजबूत स्ट्रांग होती है, जोड़ना प्लस गुणा करना, ठीक है। अब कितना भी बड़े से बड़े लेंगे उसमें हमारा एडिशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, और यहीं से हमारे डिवाइड की भी उत्पत्ति हो जाती है। जैसे हमारा ये मल्टीप्लाई आया हमारा 4, ठीक है। अगर 4 में अगर हम डिवाइड करते हैं 2 का, तो हमारा 2 2 जा 4, तो ये हमारा फिर 2 आ गया, तो ये हमारा डिवाइड भी हो गया, यानी हमारा एडिशन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया और डिवाइडेशन भी हो गया, ठीक है। तो 3 चीज हमें इससे टेबल से पता होती हैं। इसलिए सबसे बेटर है, हो सकता है अलग अलग नहीं हो ये बात, लेकिन हमें अगर किसी भी स्टैंडर्ड में हम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें आने चाहिए टेबल्स। इन्हें किसी भी तरह से हमें 1 1 2 2 4 4 टेबल पर डे पढ़ के ये तकरीबन हमें 30 40 50 तक आनी चाहिए। अगर हम 10 20 30 अगर 30 तक भी अगर याद कर लेते हैं, उसके बाद में बेहद आसान है, सारे के सारे बनाते फिरेंगे, और आगे जितने भी हैं फिर आपको ये समस्या नहीं आएगी 51 का कैसे लिखें, 38 का कैसे लिखें, 28 का कैसे लिखें, ये कोई दिक्कत आने वाली नहीं रहेगी आपको। अगर हम 20 30 तक अगर इन्हें सही से अच्छी तरह से अगर सीख पाते हैं
तो कुछ याद करे जाएंगे, उसके बाद में हमारी इनसे कैलकुलेशन तेज होती जाएगी। यही समझने का टॉपिक है कि मैंने छोटा सा लिया और छोटे से एग्जांपल दिए कि इसमें एडिशन कहाँ से आ जाता है, मल्टीप्लाई कहाँ से होता है और डिवाइड कैसे होता है। तो यही सारी चीजें। अब ये तो छोटा है मेरा 2 का है, अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज करो 25 का लिखता हूँ, 25 का, तो देखो 25 दूने 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 200, 225 और 200, 250। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 25 का। इससे भी सेम लगा के देख लो आपको। 25 और 25 आपने जोड़ दिए, क्या करें, 25 और 25 आपने जोड़े, 25 प्लस 25, तब हमारा 50 आ गया ये वाला। अगर हम 25 का दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया, 50, तब भी 50 आ गया। ठीक है, अगर हम 25 और 50 को यानी तीसरे टर्म पे लाने के लिए जोड़ते हैं, 25 प्लस 50 इक्वल टू कितना आ गया, 75, जो तीसरा टर्म आ गया हमारा। ठीक है, तो यहीं से, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 75 हो गया। तो यहां से तीनों चीज सीखने को मिली। और चौथा रहा डिवाइड। अगर हमें 75 का डिवाइड करना है, ठीक है, 75 में डिवाइड करना है हमें 25 का, तो देखो टर्म कैसे निकल के आएगा। अगर हमें निकालना है कि कितने आएंगे, तो कैसे निकालेंगे, अगर हम 75 में डिवाइड करते हैं 25 का, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो एक हमारी ये संख्या आ गई, कितनी बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका, ठीक है, जो हमारी यहां से मिल रही है। तो 3 बार मल्टीप्लाई करा, तीनों आ गए। दूसरा हम डिवाइड कर सकते हैं 3 का 75 में, इसका करेंगे तो हमारा कौन सी संख्या का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं या जो आएगा, ठीक है, तो वो आएगा इसका 3 दूनी 6, 1 बचा और 3 5 15, तो ये हमारा 25 आ गया। तो दोनों तरफ से हम निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू आ सकती है। इसके लिए हमें जरूरी है टेबल्स याद करना। जितने मैक्सिमम टेबल्स आपको याद होंगे उतना ही आपको कैलकुलेशन में इजी होगा। जितनी कैलकुलेशन बड़ी छोटी जितनी भी होंगी, आपकी सारी की सारी इस पर डिपेंड होती है। अगर आपके टेबल आते हैं तो समझ लो कि आधा मैथ आता है आप पे। कोई कैलकुलेशन आपसे छूट ही नहीं सकती, ना ही कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। तो अब ये आई हमारी बेसिक टेबल्स के मेरे बारे में बताया, तो हमें टेबल्स आने चाहिए। आई होप ये समझे होंगे, ठीक है।